चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 80 वाला क्वेश्चन। मिस्टर एंड मिसेस रॉबर्ट वेंट होम लेट लास्ट नाइट। किसकी बात हो रही है? मिस्टर और मिसेस रॉबर्ट जो है वो लास्ट नाइट क्या हुआ कि घर लेट गए, है ना, देर से पहुंचे। आगे somebody has broken open the lock। अच्छा, ब्रोकन ओपन नहीं होगा दोस्तों, ब्रोक ओपन होगा, ठीक है, ब्रोक ओपन द लॉक, किसी ने ताला तोड़ दिया और खोल लिया, ठीक है। टू देयर डिसमे दे फाउंड ऑल देयर थिंग्स मिसिंग, मतलब जब वो उनके सरप्राइज्ड उन्होंने देखा कि सारी चीजें उनकी गायब थी। दे गॉट इनटू द हाउस विद अ लॉट ऑफ फियर, घर में एकदम डर से घुसे गए। व्हेन दे रीच्ड होम दे फाउंड द फ्रंट डोर ओपन। अब आपको सीक्वेंस बताना है। देखो सबसे पहले तो क्या कि ये दोनों जो है लेट घर पहुंचे, और जब ये घर पहुंचे तो इन्होंने सब कुछ देखा ना कि घर में सब उथल पुथल है। इसका मतलब S1 और उसके बाद S लग रहा है दोस्तों, तो S1 के बाद S आ रहा है, मतलब ये सारे रॉन्ग और बी वाला राइट आंसर, ठीक है। देखो क्या कि जैसे ही वो घर पहुंचे उन्होंने देखा कि जो फ्रंट डोर है वो खुला हुआ था, और उसके बाद somebody had broken open the lock, किसी ने तोड़ दिया ताला। और उसके बाद they got into, जैसे ही घर में एकदम डरते से वो घर के अंदर गए और वहां उन्होंने देखा एकदम उन्होंने डिस्मे में देखा कि सब कुछ चीजें जो है घर से मिसिंग थी, चोरी हो चुकी थी, ठीक है। बी वाला आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखें 81 वाला। The miseries of the world cannot be cured by physical help only। ठीक है कि ये जो दर्द है, जो तकलीफ है, दुख है दुनिया के, ये केवल आप बाहरी तरीके से फिजिकली किसी की आप हेल्प करोगे तो उससे ये तकलीफें दूर नहीं होने वाली। दुनिया के जो किसी को पैसे देने में, किसी को खाना खिलाने से, किसी को थोड़ा बहुत कुछ सामान दे देने से जो है उसकी जो तकलीफ है, जो दुनिया के जो दुख है वो दूर नहीं होने वाले, ठीक है। ये बताया जा रहा है, माइजरी के बारे में बताया जा रहा है, तकलीफों के बारे में बात यहां पर की जा रही है। आगे देखते हैं। लेट मैन हैव लाइट, लेट देम बी स्ट्रॉन्ग एंड एजुकेटेड, कि हम क्या करें, इंसान को लाइट दें। लाइट देने का मतलब है नॉलेज दें, ज्ञान दें, स्ट्रॉन्ग बनाएं और शिक्षा दें, ठीक है। आगे नो अमाउंट ऑफ फिजिकल हेल्प विल रिमूव देम कंप्लीटली। अब देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि माइजरी जो है दुनिया की वो केवल फिजिकल हेल्प से दूर नहीं हो सकती, और आगे देखो किसी की बात हो रही है कि फिजिकल हेल्प की बात कंटिन्यू चल रही है। देखो एंडिंग कैसे हुई कि दुख तकलीफ है दुनिया की, ये फिजिकल हेल्प से दूर नहीं हो सकती, और कितना भी फिजिकल हेल्प हो वो इन सब को रिमूव नहीं कर सकता। अब ये देम किसके लिए दोस्तों? ये देम माइजरीज के लिए है। इसका मतलब S1 के बाद Q आपका आने वाला है, ठीक है। तो S1 के बाद Q आने वाला है, Q से स्टार्टिंग है, मतलब A जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। पढ़ते हैं आप। तो कोई भी कितना भी अमाउंट ऑफ फिजिकल हेल्प जो है वो इन माइजरीज को कंप्लीटली दूर नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो लेट मैन हैव लाइट, कि इंसान के पास लाइट हो, और लेट देम बी स्ट्रॉन्ग होने दो और उनको पढ़ाओ, एजुकेटेड होने दो। अंटिल मैंस नेचर चेंजेस हिज फिजिकल नीड विल ऑलवेज राइज, कि जब तक उसका जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा तो उसकी जो फिजिकल नीड है, जरूरत है, वो हमेशा राइज होगी। माइजरीज जो है वो हमेशा फेल्ट की जाएगी, ठीक है ना। माइजरीज जो है वो हमेशा फील की जाएगी। द ओनली सोल्यूशन इज टू मेक मैनकाइंड एनलाइटेड, केवल यही सोल्यूशन है कि हम क्या करें, उनको एनलाइट कर दें, मैनकाइंड को जागरूक कर दें, ठीक है। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। एरिस्टोटल वर्कड अंडर लिमिटेशंस, किसकी यहां पर डिस्कशन हो रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? एरिस्टोटल की, जिसको हिंदी में हम लोग अरस्तु बोलते हैं। एक महान बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, ठीक है, यूरोप के। उनके बारे में एरिस्टोटल जो है वर्कड अंडर, काफी लिमिटेशन, काफी कम चीज़ों से जो है वो अपना गुजारा करते थे। उनको ज़्यादा मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़ों से प्रेम नहीं था, ठीक है। उनके बारे में बात हो रही है। देखो पी में क्या है, फिजिकल इवेंट्स वर मोस्टली अट्रीब्यूटेड टू द इंटरवेंशन ऑफ गॉड, कि वो फिजिकली जो है
कभी भी कोई काम करते थे तो मेनली वो प्रेयर वगैरह में लगे रहते थे, बाहरी कार्य में केवल उनके सामने एक काम था, वो था ईश्वर की भक्ति करना, उसमें ही बस वो कुछ एक्टिविटी करते थे, उसके अलावा उनको किसी भी दूसरे बाहरी काम में इंटरेस्ट नहीं था। There had been little industrial invention in Greece, perhaps because slave labor was cheap, है ना। ग्रीस में जो है इतना ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह तो नहीं था, क्योंकि उस समय जो है स्लेव लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। The only equipment he had for his study was a ruler and compass, जो एकमात्र जो साधन, एक टूल जो उनके पास हुआ करता था वो होता था एक रूलर और एक कंपास और कुछ छोटे मोटे इधर उधर के इंस्ट्रूमेंट, केवल यही उनके पास बाहरी चीजों के नाम पर थे। द फैक्ट्स ऑन विच मॉडर्न थ्योरीज ऑफ साइंस हैव बीन बेस्ड हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, कि जो फैक्ट्स, जो आज हम लोग जो फैक्ट्स पढ़ते हैं वो उस समय तक जो है डिस्कवर नहीं किए गए थे। मतलब देखो एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो काफी लिमिटेशंस में रहते थे, काफी कम चीजों का इस्तेमाल करते हुए वो रहते थे। और यहाँ पर आप देखो कि कुछ ही चीजें जो वो इस्तेमाल करते थे वो कौन कौन सी थी। कुछ एक रूलर था, कंपास था। इसका मतलब S1 के बाद जो है R आ रहा है, R से शुरुआत हो रही है, तो R यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब R के बाद आप देखो क्या है, द फैक्ट ऑन विच मॉडर्न थ्योरीज ऑफ साइंस, या तो ये होगा S वाला या फिर P वाला होगा, कि फिजिकल इवेंट्स वर मोस्टली एट्रीब्यूटेड टू इंटरवेंशन। फिजिकली अगर वो कोई काम करते थे तो वो केवल क्या था, गॉड को प्रेयर करना था, तो ये लग रहा है P। अब P के बाद देखते हैं R, R के बाद P लग रहा है, P के बाद Q आ रहा है क्या। देयर हैड बीन लिटिल इंडस्ट्रियल इन्वेंशन, बहुत कम इंडस्ट्रियल इन्वेंशन हुआ था क्योंकि स्लेव लेबर चलता था। और उसके बाद द फैक्ट ऑन विच मॉडर्न थ्योरीज ऑफ साइंस हैव बीन बेस्ड हैड नॉट, वो चीजें भी डिस्कवर नहीं की गई थी, मॉडर्न थ्योरीज साइंस वगैरह वो डिस्कवर नहीं की गई थी। तो जाहिर सी बात है पहले ये इवेंट हुआ होगा, पहले औद्योगिकरण, इंडस्ट्री, स्लेव लेबर और ये सब था, उसके बाद ये मॉडर्न थ्योरीज वगैरह की बात हो रही थी। मतलब पहले Q उसके बाद S, पहले Q उसके बाद S, ठीक है ना। तो ये रहा Q और उसके बाद S, इसका मतलब A वाला जो दोस्तों हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। वीडियो पॉज करें, एक बार फिर से इसको रीड करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बस स्पेड अलोंग द रोड। अब देखो स्पेड क्या होता है दोस्तों, स्पीड जो है इसको हम लोग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड को जब हम वर्ब की तरह यूज करेंगे तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये स्पेड जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और स्पेड जो है वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों स्पेड होता है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि बस स्पेड अलोंग द रोड, मतलब बहुत स्पीड से जो है रोड पर जा रही थी बस, ठीक है, ट्रेवल कर रही थी, और है ना बहुत तेजी से जो है, बहुत ही स्पीड से बस जो है रोड पर चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि बट द बस कुड स्टॉप ओनली आफ्टर कवरिंग फ्यू यार्ड। तो बस बट केवल रुक सकती थी, कुड स्टॉप, तो यहाँ पर सेंस नहीं आ पा रहा है। इट इंजर्ड अ डॉग, उसने क्या किया, इंजर कर दिया डॉग को इन द लेग। आगे बढ़ते हैं, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। सडनली अ स्ट्रे डॉग रन ऑन टू द मिडिल ऑफ रोड। देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि बस जो है वो स्पीड से रोड के ऊपर जा रही थी, और तुरंत सडनली एकदम से क्या हुआ कि एक फालतू जो कुत्ता है वो आके रोड के बीचों बीच आ गया। इसका मतलब S1 के बाद S का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। S1 के बाद S का पेयर बन रहा है, S से शुरुआत हो रही है, D और C हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। या तो A होगा या फिर B होगा। अब पेयरिंग की अगर बात करें तो या तो SP होने वाला है या फिर S और R होने वाला है। देखते हैं SP होगा क्या। देखो S क्या है, सडनली एक स्ट्रे डॉग जो है वो मिडिल ऑफ रोड आ गया। उसके बाद बट द बस कुड स्टॉप ओनली आफ्टर, लेकिन बस जो रुकी है ना, तो मतलब P कुछ ना कुछ मिसिंग है। इसका पढ़ते हैं SR का। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, बिल्कुल सही है भाई, पहले तो रोड
के बीचों बीच जो है वो डॉग आया, ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद लेकिन बस जो है वो आफ्टर कवरिंग अ यार्ड मतलब काफी आगे बढ़ी, उसके बाद बस रुक पाई और आगे इट इंजर्ड द डॉग इन द लेग, तो उसके पाँव में जो है फाइनली डॉग को पाँव में घायल हो गया, पाँव से उसके पाँव में लग गई, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आप फिर से इसको देखें, है ना, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, देखो 84 वाला क्वेश्चन, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री इज ऑन द होल फार फ्रॉम हाई। अब यहाँ पर किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है दोस्तों, स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं के बारे में। महिलाओं का जो हमारे यहाँ जो पद है, महिलाओं का जो स्टेटस है हमारे देश में वो क्या है, ऑन अ होल अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो फार फ्रॉम हाई, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। आज भी महिलाओं को जो है पुरुषों से कम आंका जाता है, कम माना जाता है। तो देखते हैं क्या आगे, बट द प्लाइट ऑफ वुमेन इन विलेजेस इज स्टिल मिसरेबल। देखो यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर भी जो है नेगेटिव सेंस में ही बात हो रही है, ठीक है ना। महिलाओं का जो स्टेटस है फार फ्रॉम हाई है, फार फ्रॉम हाई है इसका मतलब नॉट गुड, अच्छा नहीं है, तो ये भी नेगेटिव है। और अगर बट हम लोग शुरू करते हैं तो बट के बाद पॉजिटिव आना था, क्योंकि अपोजिट सेंस के सेंटेंस आते हैं। अगर उधर बट के पहले वाला पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, अगर बट के पहले वाला नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ देखो, प्लाइट ऑफ वुमेन इन विलेज इज स्टिल मिजरेबल, कि महिलाओं का जो गांव में उसकी जो हालत है वो और भी खराब है। इसका मतलब पी नहीं आने वाला है दोस्तों, ठीक है, पी हमारे पास नहीं है ऑप्शन में। देखो आगे, द एजुकेटेड वुमेन इन सिटीज एंजॉय इक्वलिटी विथ मैन फॉक्स। देखो अब ये बताया जा रहा है किसके बारे में, सिटीज की जो महिलाएं हैं, शहर की जो महिलाएं हैं उनको उनकी हालत तो ठीक है, मैन के हिसाब से जो है इक्वल है ना। द मूवमेंट फॉर द फ्रीडम एंड राइट ऑफ वुमेन हैज सर्टनली बीन स्टडीली अगेनिंग, ये नहीं है। देयर एजुकेशन हैज बीन थरोली नेग्लेक्टेड, उनकी जो एजुकेशन है वो थरोली क्या की गई, नेग्लेक्ट की गई। तो देखो हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है कि वुमेन की जो स्टेटस है हमारे देश में वो फार फ्रॉम हाई, मतलब बहुत ही कम है। और उसके बाद आगे क्या हो रहा है कि उनकी जो पढ़ाई एजुकेशन है वो भी नेग्लेक्ट की गई। तो अगर ये नेगेटिव से शुरुआत है तो कुछ और बात नेगेटिव की होगी, ठीक है ना, कुछ और बात क्या होगी, नेगेटिव की होगी। अच्छा, इन आवर कंट्री ऑन अ होल तो फार फ्रॉम हाई है। अब देखो फिर क्या है, एजुकेटेड वुमेन इन सिटीज एंजॉय इक्वालिटी ऑफ मैन, देयर एजुकेशन हैज बीन थरोली नेग्लेक्टेड, ठीक है। मूवमेंट फॉर द फ्रीडम एंड राइट ऑफ वुमेन हैज सर्टेनली बीन स्टडीली गेनिंग मूवमेंट। अच्छा ये हो सकता है आर वाला, ठीक है ना, क्या हो सकता है, आर वाला हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि शुरुआत हो, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टेटस ऑफ वुमेन की बात हो रही हमारे देश में, ओवरऑल एक सीन बताया कि वो अच्छी नहीं है। उसके बाद अगर ये जनरल सेंस में बात की जा रही है कि मूवमेंट फॉर फ्रीडम एंड राइट ऑफ वुमेन वो सर्टनली बीन स्टिलली गेनिंग, मतलब इनका जो मूवमेंट है जिसमें महिलाओं को अधिकार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आ रहे हैं, काफ़ी सारी संस्थाएं आगे आ रही है, काफ़ी सारा काम हो रहा है ना। तो ये हो सकता है S1 के बाद आर हो सकता है। अब आर में हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एस होगा कि नहीं, देयर एजुकेशन, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन कंट्री फार फ्रॉम देयर एजुकेशन हैज बीन थरोली नेग्लेक्टेड। स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो हमारे यहाँ जो इतना अच्छा नहीं है, और उसके बाद जो है इनकी जो एजुकेशन है वो नेग्लेक्ट की गई, तो एस भी लग रहा है दोस्तों। S1 के बाद जो है एस भी हो सकता है। अब हमको जो है राइट पेयरिंग देखना पड़ेगी तो हम इसको ठीक से कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या होगा। और हाँ, तो एक तो या तो S1 S होगा या फिर S1 R हो सकता है। आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं दोस्तों। देखो यहाँ क्या लिखा है SQ, तो SQ का पेयर हम लोग देखते हैं कि SQ का पेयर होगा कि नहीं, कि इनकी जो एजुकेशन है वो थरोली नेग्लेक्टेड है। द एजुकेटेड वुमेन इन सिटी, अब ये तो नहीं होगा दोस्तों, SQ का पेयर तो नहीं होगा। एजुकेटेड वुमेन इन सिटीज एंजॉय इक्वली विद द मैन फॉक, है ना। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एजुकेशन नेग्लेक्ट की गई, और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सिटीज में उसको
इक्वालिटी मिलती है। इसका मतलब है एस और क्यू का पेयर नहीं बन रहा है, एस क्यू का पेयर नहीं बन रहा है, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है ना, एस क्यू का पेयर नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। आगे देखते हैं और क्या होगा, देखो बट यहां से हमको पता चलेगा, देखो बट द प्लाइट ऑफ वुमेन इन विलेज जो है, वुमेन विलेज में जो है उनकी हालत बहुत खराब है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है। अब हमको जो है एक पॉजिटिव सेंटेंस ढूंढना है, बताओ जरा पॉजिटिव सेंटेंस कहाँ मिलेगा। ये हो सकता है कि एजुकेटेड वुमेन जो है उनको काफी अच्छा अधिकार है, ठीक है, उसके अलावा तो कोई पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। इसका मतलब Q और P का आपका पेयर हो सकता है दोस्तों। बताओ जरा Q P का पेयर कहाँ है। Q P का पेयर हमारे पास ये रहा है ना, Q P का पेयर ये है दोस्तों, Q P का पेयर वो है, मतलब आंसर हमारा B वाला है, ठीक है ना, B वाला आंसर है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो पेयरिंग करके। अब देखो आप पढ़ के देखो आर क्यू पी, आर क्या है, द मूवमेंट फॉर फ्रीडम एंड राइट ऑफ वुमेन सर्टनली जो है वो गेनिंग मोमेंटम। देखो ये पॉजिटिव बात। उसके बाद आप देखो द एजुकेटेड वुमेन इन सिटी जो है उनको इक्वालिटी दी जाती है मैन के, ये पॉजिटिव बात। और उसके बाद देखो पी बट आया, तो बट के बाद ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, उसका अपोजिट मतलब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। और उसके बाद जो है एस वाला देखो देयर एजुकेशन जो है ये भी आपका नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, उसके बाद यहां पर बट और यहां पर फिर नेगेटिव नेगेटिव, बिल्कुल सही सीक्वेंस है, ठीक है ना, क्लियर है दोस्तों। बी वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 85 वाला क्वेश्चन आप देखें, हुइन तसांग became the Buddhist monk at the age of 12 and soon discovered that the Buddhist texts available in China were insufficient। ये आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। हुइन तसांग जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो उन्होंने जब स्टडी की जितनी भी बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट वगैरह किताब है या जो भी उनके मॉन्यूमेंट्स पुस्तकें वगैरह हैं उनके बारे में जब इन्होंने लिटरेचर के में पढ़ा, तो इन्होंने देखा कि ये चाइना के अंदर इसकी जो अवेलेबिलिटी है ये सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड करा कि मैं इंडिया जाएंगे और वहाँ से जो है और भी किताबें या वहाँ से रिसर्च करके वापस आएंगे, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, वेरेवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाते हैं, अब वो कहाँ गए ये इसमें डिस्क्राइब नहीं हो रहा है, मतलब पी जो है वो हमारा स्टार्टर नहीं होगा। ही एंटर्ड इंडिया थ्रू कश्मीर, कश्मीर के थ्रू वो इंडिया में उन्होंने एंट्री की। वेयर ही स्पेंड सम टाइम, जहां उन्होंने कुछ समय श्रीनगर में गुजारा। आगे ही देयरफॉर डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज, ये यहाँ पर होगा दोस्तों कि पहले तो उन्होंने देखा कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है चाइना में कम है और इनसफिशिएंट है, इस कारण से इस रीजन के से कि चाइना में जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनसफिशिएंट है, इस कारण से इन्होंने डिसाइड किया कि वो पिलग्रिमेज जाना चाहते हैं, यात्रा पे जाएंगे इंडिया में, जहां से वो अपना आगे का मटेरियल जो है बुद्धिस्ट मटेरियल जो है टेक्स्ट का मटेरियल वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। मतलब आर स्टार्टर है, आर हमारा क्या है, स्टार्टर है, यहां पर भी आर, यहां पर भी आर, क्यू स्टार्टर नहीं है। अब हमको देखना है या तो आर के साथ क्या होने वाला है, एस का पेयर होगा, या फिर आर के साथ क्यू का पेयर होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आर एस का पेयर होगा कि नहीं। देखो ही देयरफॉर डिसाइडेड टू गो ऑन पिलग्रिमेज टू इंडिया टू कलेक्ट फर्दर मटेरियल, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया जाएंगे और कुछ मटेरियल आगे और भी इकट्ठे करके लाएंगे। फिर देखो आप फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ही अटेम्प्टेड टू गो टू सिलोन, इंडिया से उन्होंने कोशिश की सिलोन जो कि श्रीलंका है आज का, लेकिन गेव अप, उन्होंने वो त्याग दिया, गेव अप कर दिया। ये होगा या फिर क्यू होगा। ही एंटर्ड इंडिया, भाई पहले तो वो उन्होंने एंट्री मारी, पहले उन्होंने डिसाइड किया, फिर वो इंडिया के अंदर गए, एंट्री मारी, कहां से, थ्रू कश्मीर, कश्मीर के थ्रू एंट्री मारी, जहां उन्होंने कुछ समय श्रीनगर में गुजारा। इसका मतलब दोस्तों क्यू जो है वो हमारा आने वाला है आर के बाद, ठीक है, तो ये नहीं होगा, आर क्यू जो है वो हमारा राइट है, डी वाला जो है आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने कश्मीर श्रीनगर में कुछ समय गुजारा, उसके बाद इंडिया से जो है उन्होंने कोशिश की कि वो सिलोन जाएंगे, लेकिन उन्होंने गिव अप कर दिया। वेरेवर ही वेंट, जहां भी वो गए, ही वॉज आस्क्ड बाय द लोकल रूलर एंड मॉन्क टू स्टे,
मतलब उनका लोगों ने काफी सम्मान किया, उन्होंने उनको वहां पर रुकने को कहा। और आगे देखो, बट ही वॉज ऑन क्वेस्ट, क्योंकि वो मिशन पे थे, ठीक है, एंड रिटर्न आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय बाद वो अपनी मदरलैंड आ गए विद रिच कलेक्शन ऑफ टैक्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिलीक, काफी सारी चीजें वो लेकर वापस आए अपने साथ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो राइट आंसर हमारा डी वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट 86 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 86 से लेकर जो है क्वेश्चन नंबर 110 तक, ये हमारे नए डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना, किसके हैं, एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये आपके। और इसके अंदर देखो ए बी सी डी 4 पार्ट हैं, उसमें से डी जो है वो नो एरर है। तो ये ए बी और सी 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने, कोई एक ऑप्शन के अंदर कुछ ना कुछ एरर है, हमको देखना है कि क्या एग्जैक्टली एरर है। दोस्तों एरर हमारा कोई भी हो सकता है ना, एरर हमारा ग्रामर के हिसाब से हो सकता है। जनरली ये 2 टाइप के एरर आते हैं, एक तो ग्रामर का एरर आता है दोस्तों, दूसरा जो है प्रीपोजिशन का एरर आता है, ठीक है। उसके अलावा भी जो है फ्रेजल वर्ब्स के से रिलेटेड कुछ एरर आ सकता है, बट मेनली जो है ये 2 चीजों में एरर आता है, ग्रामर के हिसाब से और दूसरा प्रीपोजिशन से, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि पूरा डिटेल में हमको पढ़ना है, पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड हमको पढ़ के चलना है, हर तरीके से हमको समझ के करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्कोरिंग सेक्शन है दोस्तों ये, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या लिखा है यहाँ पर। इट इज आइडेंटिफिकेशन विद द ऑडियंस, ध्यान देना, इट इज आइडेंटिफिकेशन विद द ऑडियंस। ये जो है ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। ये आइडेंटिफिकेशन क्या है दोस्तों, नाउन है। इसका क्या मतलब है, पहचान। विद द ऑडियंस, तो ऑडियंस के साथ, आइडेंटिफिकेशन विद द ऑडियंस, दैट मेक्स वन come home from the play so much more satisfied ever is after merely passive enjoyment of the show। फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। It is identification with the audience, कि ये ऑडियंस के साथ पहचान होना या ऑडियंस के साथ एक जुड़ाव होना। यहां पर आइडेंटिफिकेशन का मतलब निकल के आ रहा है जुड़ाव, ऑडियंस से क्या होना, कनेक्शन होना, क्या होना, कनेक्शन होना, जुड़ाव होना। कि ये तो एक तरह से ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन है, एक जुड़ाव है, कि दैट मेक्स वन कम होम फ्रॉम द प्ले, कि जो हर एक को जो है जब वो प्ले देखकर जब वो घर आता है तो सो मच मोर सेटिस्फाइड, वो अपने आप को इतना ज्यादा क्या करता है दोस्तों, संतुष्ट पाता है, सेटिस्फाइड पाता है। एवर इज दैट इज आफ्टर मियरली पैसिव एंजॉयमेंट ऑफ द शो। मतलब आप देखो कि इतना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होता है ऑडियंस का कि उस शो के साथ, कि वो घर आता है तो अपने आप को बहुत ज्यादा एकदम सेटिस्फाइड पाता है शो से, ठीक है। तो यहां पर चलिए शुरू से हम लोग पूरा इसको देखते हैं। देखो, इट इज आइडेंटिफिकेशन विद द ऑडियंस, तो यहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है ना। इट इज आइडेंटिफिकेशन विद द ऑडियंस, की ऑडियंस का जो है कनेक्शन है, ऑडियंस की पहचान है। इसका मतलब ए के अंदर दोस्तों कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। स्टेप एक एक करके समझते हैं हम लोग। यहां कोई एरर नजर नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं। दैट, जो कि बनाता है, देखो दैट मेक्स, तो यहां देखो मेक्स, तो ये दैट जो है विद द ऑडियंस। अब ऑडियंस हमारा जो है ये सिंगुलर नाउन है दोस्तों, ऑडियंस क्या है, सिंगुलर नाउन है, और उसके साथ वर्ब का 5th फॉर्म है, मतलब सिंगुलर वर्ब है। तो ये बराबर है दैट मेक्स वन मतलब किसी को, जो किसी को क्या करता है, कम होम फ्रॉम द प्ले, मतलब जिसके कारण वो घर आते हैं। सो मच मोर सेटिस्फाइड, बहुत इतने ज्यादा खुश होके आते हैं। सो मच मोर इतना ज्यादा क्या होके, सेटिस्फाइड होके आते हैं। एवर इज, देखो सो मच मोर सेटिस्फाइड, तो यहां भी मुझे बी के अंदर भी कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। दैट मेक्स वन, जो कि किसी को करता है, कम होम, वो घर आते हैं इतना ज्यादा खुश होके, फ्रॉम द प्ले से, सो मच मोर इतना ज्यादा खुश होके, मोर सेटिस्फाइड होके वो जो है घर आते हैं,
ठीक है, यहां तक कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, मतलब बी वाला भी बिल्कुल सही लग रहा है। सो मच मोर सेटिस्फाइड एवर इज, एवर मतलब कभी, अब एवर का मतलब होता है कभी या कभी भी, कभी भी। तो मुझे लगता है कि ये एवर जो है ये यहां पर अनवांटेड है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, सुपरफ्लुअस है, इसका जो इस्तेमाल है वो क्या है, अननेसेसरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, है ना। तो एवर यहां पर जो है ये नहीं आने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब इसको हम पढ़ते हैं। इट इज आइडेंटिफिकेशन विद द ऑडियंस, की ऑडियंस का ये जो कनेक्शन है कि जो उनको बनाता है कि वो घर जब आते हैं प्ले से तो वो इतने ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, सेटिस्फाइड इज आफ्टर मियरली, है ना, सो मच इज आफ्टर मियरली पैसिव एंजॉयमेंट ऑफ द शो, कि केवल बाहर से एंजॉयमेंट शो का किया उससे वो इतना ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर एवर जो है ये एरर है हमारा, सी वाले के अंदर हमारा एरर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 87 वाला क्वेश्चन आप देखें, सीवी रमन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया, है ना, किसकी बात हो रही, सीवी रमन की, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया, हु हैज अर्न्ड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस। फिर से इसको पढ़ते हैं, किसके बारे में चर्चा हो रही है, सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली, नहीं, इनका पूरा फुल फॉर्म मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वेंकट रमन जो है ना, उनके बारे में बात हो रही है। तो देखो सीवी रमन जो है वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया, कि वो कौन थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स थे। तो देखो वन ऑफ के बाद वन ऑफ, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, प्लूरल नाउन आता है। तो ये यहां पर बिल्कुल बराबर है कि वो क्या थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सबसे महान क्या थे, वो सन्स थे, किसके थे, इंडिया के। ठीक है, आगे, who has earned, जो अर्न कर चुके, ध्यान देना, who has earned everlasting fame, कि जो अर्न कर चुके हैं एवरलास्टिंग फेम, किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए। यहां पर मैं बताऊं दोस्तों आपको, ग्रामर का एरर है। ठीक है, ग्रामर का एरर है, और अगर आप इसको जब ध्यान से इसका मीनिंग समझोगे आपको समझ में आएगा। देखो किसके बारे में बताया जा रहा है, सीवी रमन के बारे में, जो कि एक महान, एक तरह से भारत माँ के पुत्र हैं, बेटे हैं। Who has earned, जिन्होंने अर्न किया। अब ये हैज अर्न ये किस में है, परफेक्ट टेंस में, लेकिन यहां कुछ और बोला जा रहा है दोस्तों, जो अर्न कर चुके हैं एवरलास्टिंग फेम, वो कर नहीं चुके हैं, जिन्होंने की। देखो यहां पर मीनिंग वाइज देखो कि जिन्होंने एक एवरलास्टिंग, कभी ना मिटने वाली जो फेम है, एक सम्मान जो है वो हासिल किया, उन्होंने हासिल किया, वो कभी भी ना मिटने वाला सम्मान हासिल कर चुके हैं। इस तरीके से हम नहीं बोलना चाह रहे, हम बोलना चाह रहे हैं कि एक ऐसे बेटे हैं, भारत माता के पुत्र थे, ठीक है, जिन्होंने एक एवरलास्टिंग सम्मान जो है अपनी साइंटिफिक रिसर्च में, एक फेम जो है, नाम जो है उन्होंने किया, हासिल किया। मतलब यहां पर पास्ट टेंस का हमारा सेंटेंस है, किसका है दोस्तों, पास्ट टेंस का हमारा सेंटेंस है। इसका मतलब हैज जो है ये यहां पर नहीं आने वाला है, मतलब बी वाले पार्ट में हमारा एरर है। ठीक है ना, बी वाला हमारा एरर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 88 वाला क्वेश्चन, दिस बॉक्स इज हैवी देन द अदर वन। देखो फिर से, दिस बॉक्स इज हैवी देन, अब देन आया दोस्तों, मतलब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है दोस्तों। अब कंपैरेटिव डिग्री का जब यूज होगा तो आप लोगों को पता है कि यहां पर क्या होता है, इसमें हैवी नहीं होता दोस्तों, एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव जो है उसके साथ क्या लग जाता है, ER लग जाता है। ठीक है, या फिर मोर प्लस एडजेक्टिव लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर हैवी नहीं होने वाला है, क्या हो जाएगा, ये हैवियर हो जाएगा, क्योंकि हैवियर उसके साथ देन, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। तो एरर जो है हमारा इस वाले पार्ट में है। ठीक है, हैवियर देन हमारा राइट हो जाएगा, बी वाले में एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 89 वाला क्वेश्चन, द राइटर डज नॉट हैव द फ्रीडम to choose his own themes, society thrust them on him। ठीक है, फिर से देखते हैं, the writer does not, देखो सबसे पहले तो देखो किसकी बात हो रही, राइटर की, लेखक की, और लेखक जो है वो क्या है,
सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू नॉट आएगा कि डज नॉट, तो बिल्कुल सही है, डज नॉट आएगा सिंगुलर के लिए। ठीक है, अब डज नॉट हैव, अब डज नॉट के बाद जो है अगर हैज और हैव में से आना है तो हैव ही आना है, तो ये करेक्ट है। डज नॉट हैव द फ्रीडम, उसके पास क्या नहीं है, वो आजादी नहीं है। ठीक है, अब किस चीज की आजादी नहीं है, टू चूज, सिलेक्ट करने की। अब देखो टू और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की, उसको सिलेक्ट करने की आजादी नहीं है। क्या चूज करने की आजादी नहीं है, क्या चुनने की आजादी नहीं है, हिज ओन थीम्स, अपने खुद के थीम्स, अपने खुद के जो टॉपिक्स। ठीक है, और कॉमा सोसाइटी थ्रस्ट देम ऑन हिम, और क्या होता है कि समाज जो है उनके ऊपर थ्रस्ट करता है। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्सेस, फोर्सेस होना या फिर लागू करना। ठीक है, लागू करना, फोर्स करना, एकदम लागू किया जाता है ना। देम कौन है दोस्तों, यहाँ पर थीम्स है, किसके ऊपर, उसके ऊपर, ऑन हिम बिल्कुल बराबर है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, नो एरर का ये क्वेश्चन। 90 वाला क्वेश्चन देखते हैं। नो वन नोज, ठीक है, नो वन नोज एज टू व्हाई ही डिड इट और हु वॉज बिहाइंड हिज डूइंग। ठीक है, डूइंग इट, हु वॉज बिहाइंड हिज डूइंग इट। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि नो वन नोज, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, नो वन नो, देखो वन, नो वन, पहले ये समझो आप कि नो वन जो है ये हमारा सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है दोस्तों। मैं आपको एक रूल ऑफ सिंटैक्स बताता हूं। ठीक है ना, रूल ऑफ सिंटैक्स के हिसाब से, या फिर इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या होगा, वर्ब भी हमारा कैसा होने वाला है, सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में वर्ब भी कैसा होने वाला है, प्लूरल वर्ब होने वाला है। अब यहाँ आप एक चीज ध्यान रखें कि नो वन जो है कभी भी आता है, वन या नो वन, ये हमेशा आपका क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट आप बोलो, और इसके साथ वर्ब हमेशा क्या आता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या दोस्तों, मतलब वर्ब के साथ या तो एस होगा या ईएस लगा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वर्ब आपका कैसा है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है ना, कैसा है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब है। तो उस हिसाब से देखो नो वन और नोज ये बिल्कुल सही है, मतलब ए वाले के अंदर कोई एरर नहीं। एज टू वाई ही डिड इट, किसी को नहीं पता। एज टू मतलब कि टू वाई, कैसे, वाई ही डिड इट, उसने ये किया, कैसे उसने ये किया, किसी को नहीं पता। ठीक है, इट मतलब ये किया। और हु वॉज बिहाइंड, या फिर किसी को ये नहीं पता, ध्यान देना, और किसी को ये नहीं पता कि कौन जो है उसके पीछे था। Who was behind, ये करने के पीछे था, कौन जो है ये सब काम करने के पीछे था। तो who was behind his doing it, तो behind his doing नहीं होता बेटा दोस्तों, behind his doing होता। मतलब अगर behind his it अगर हम नहीं लगाते तो सही होता कि who was behind his doing, उसके किस काम के पीछे कौन था। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि who was behind doing it, ये जो किया, किसको, किसी को भी नहीं पता कि उसने ये काम क्यों किया। या फिर who was behind doing it, कि ये काम करने के पीछे कौन था, है ना। इसका मतलब his जो है ये अनवांटेड है, his की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, और एरर जो है वो सी वाले पार्ट में है। ठीक है दोस्तों, एरर हमारा किस में है, सी वाले पार्ट में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।